ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, खत्म हुआ महागठबंधन का सस्पेंस। तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम चेहरा। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे। तेजस्वी ने पूछा, एनडीए का सीएम उम्मीदवार कौन है? बीजेपी ने तेजस्वी के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के दावे पर प्रहार किया है। बिहार चुनाव प्रचार में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से पीएम मोदी का संवाद। अमित शाह का भी आज से 3 दिन का बिहार दौरा है। जेपी नड्डा और नीतीश ने रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको हम दिखाने वाले हैं। इधर दिल्ली के रोहिणी में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। सीतामढ़ी का कुख्यात बदमाश रंजन पाठक भी मारा गया। बिहार चुनाव के दौरान बड़ी वारदात की फिराक में थे ये बदमाश। और पर्थ के बाद एडिलेड वनडे में भी हारी टीम इंडिया। तीनों मैचों के सीरीज पर कंगारुओं का कब्जा। लगातार दूसरे मैच में भी 0 पर लौटे विराट। अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बात हरियाणा की, जहां करनाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुब्बारे भरने वाले गैस सिलेंडर में अचानक से जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस धमाके से हर तरफ कोहराम मच गया। ब्लास्ट ऐसा जिसको देख दिल दहल जाए। धमाके की आवाज ऐसी जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। सुबह सवेरे जब करनाल नींद के आगोश में था, तब गली के बीचों बीच सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाका जहां हुआ वहां सिलेंडर में गैस भरी जाती है। जिस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उसमें गुब्बारे की गैस भरी थी। धमाके के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा खतरनाक हैं। यही वो गुब्बारे का ठेला है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर दूर जाकर जमीन पर जा गिरा। यही नहीं, इस घर का दरवाजा भी इस ब्लास्ट का शिकार हुआ, तो कई घरों के अंदर लगे शीशे भी धमाके से टूटकर रेत की तरह बिखर गए। यूपी की मेरठ पुलिस ने खाकी की लाज रख ली और दबंगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जिसे याद रखा जाएगा। मेरठ पुलिस ने रसूखदार नेता और उसकी मित्र मंडली को कानून की एबीसीडी अपने अंदाज में सिखाई। बीजेपी के पूर्व नेता और इसके साथियों ने मामूली पार्किंग विवाद में इस व्यापारी से जमीन पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई थी। बाकायदा बीजेपी के मंत्री की धौंस दी थी। पुलिस के सामने ये व्यापारी को धमका रहे थे, मंत्री जी की धौंस देते हुए कि कोई क्या ही कर लेगा। तब पुलिस खामोश थी। व्यापारी हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मेरठ के एसएसपी ने दिखाया कि पुलिस का इकबाल अभी जिंदा है और धमकीबाज गालीबाज नेता विकुल चपराना और इसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 को गिरफ्तार भी किया गया। ये सब उस दिन की धमकीबाज हुड़दंगी गैंग में शामिल थे। तो विकुल चपराना की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। मेरठ पुलिस की ये कार्रवाई आम आदमी में सुरक्षा का भरोसा पैदा करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे नंबर 10 पर एक बेकाबू ट्रक ने भीषण कोहराम मचा दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर चल रही कई गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई इसमें घायल हुए। इस भयंकर हादसे का डराने वाला वीडियो भी सामने आया जिसमें तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर चल रही कई गाड़ियों को टक्कर मारता दिखाई दिया। ये वीडियो ट्रक में लगे कैमरे में ही रिकॉर्ड हुआ है। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद ट्रक में आग भी लग गई। इसके बाद एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ता रहा और सड़क किनारे जाकर रुक गया। हादसे के बाद की तस्वीरों में हाईवे पर हुई तबाही का भयानक मंजर दिखाई दिया। बताया गया कि ट्रक भारतीय मूल का 21 साल का जश्नप्रीत सिंह नाम का व्यक्ति चला रहा था और ट्रक चलाते समय वो नशे में था। जश्नप्रीत अभी पुलिस की हिरासत में है। अमेरिकी जांच एजेंसीज के मुताबिक जश्नप्रीत सिंह 2022 में अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा था। तब उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। इससे पहले अगस्त के महीने में भी अमेरिका के फ्लोरिडा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे में भी ड्राइवर भारतीय मूल का हरजिंदर सिंह था जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा था।
उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक लड़की के भाई ने अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ घूमते हुए देखा। इसके बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। भाई ने जैसे ही बहन और उसके प्रेमी को साथ देखा तो वो आग बबूला हो गया। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर मजमा लग गया। खुद को बचाने के लिए प्रेमी भागा तो लड़की के भाई ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। इस दौरान प्रेमी की शर्ट भी फट गई। प्रेमी ने भी गुस्से में एक ईंट उठाई और उसे अपने ही सिर पर मारने लगा, जिसके बाद प्रेमी का शरीर खून से लथपथ हो गया। भाई और प्रेमी की इस लड़ाई में रोती बिलखती बहन भी प्रेमी का साथ देती नजर आई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अलग कराया और सभी को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात बिहार चुनाव की। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कहा था। अब खेसारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सम्राट चौधरी के इस तंज पर जवाब दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो नाचने वाले तो जरूर हैं, लेकिन किसी का मर्डर नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने कहा है, अच्छी बात है। उन्होंने गलत कहा, बोला है मैं था, बट मैं मर्डर तो नहीं किया हूं ना। कलाकार हूं, लोगों को प्यार दिया हूं, प्यार लिया हूं। मैं रेपिस्ट तो हूं नहीं। बुधवार को सम्राट चौधरी छपरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था। खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए, इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएम गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सम्राट चौधरी के इस बयान पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग बीजेपी से रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ का इतिहास भी पूछ रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम चेहरे को लेकर जारी विवाद सुलझ गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने न सिर्फ महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों का ऐलान किया, बल्कि एनडीए से उनके सीएम उम्मीदवार का नाम भी पूछा। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने साफ किया कि महागठबंधन के जीतने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने और भी डिप्टी सीएम होने के संकेत दिए। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्ला का बेटा निषाद के पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान करते हुए गहलोत ने एनडीए पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कहने से नहीं चलेगा। एनडीए बताए कि उनका सीएम फेस कौन होगा। महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है, बल्कि ये बिहार को बदलने की लड़ाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार में डूबी बिहार की एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग नीतीश जी को दोबारा सीएम नहीं बनाएंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। साथ ही सरकार बनाने पर नया बिहार बनाने की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि जो काम 20 सालों में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार और अपराध से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। नया बिहार, विकसित बिहार बनाकर दिखाएंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम चेहरा घोषित करने पर महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। तेजस्वी यादव के महागठबंधन के सीएम चेहरा बनने पर उनके भाई तेज प्रताप यादव ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं। वो तो बिहार की जनता करती है तय, नेता लोग थोड़े तय करता है। नेता लोग क्या तय करेगा। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहला बयान आया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का।
उन्होंने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगे पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर न होने पर सवाल उठाया। साथ ही तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए प्रदेश की जनता को चेताया। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं, जिसको ये परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को ठगबंधन बताया। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जबकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल बता दिया। सीएम नीतीश कुमार ने आज फिर कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया और हर जगह वो तेजस्वी यादव पर हमलावर दिखाई दिए। नीतीश कुमार की पहली चुनावी रैली छपरा जिले में हुई। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया और जोरदार हमला बोला। जो पुरनका है वो सब बहुत गड़बड़ है, उसको कहीं वोट मत दीजिएगा। वो इधर उधर करता है, जानते हैं। 2 जगह हम लोग गड़बड़ किया था, हटाए थे और सब इधर उधर करता था। वो कोई काम नहीं करता है। पिछले दिनों नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मंच पर महिला नेता को माला पहनाते दिखे थे। इस वीडियो के जरिए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार छपरा में थे तो यहाँ भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए माला पहनाया, जिस पर लोगों ने तालियां बजाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बीच मारपीट के मामले में अब नया एंगल आ गया है। अब एसडीएम की पत्नी ने आरोप लगाया कि पंप के कर्मचारियों ने उन्हें देखकर आंख मारी थी और खास बात यह है कि आरोप लगाने वाली एसडीएम की दूसरी पत्नी है। और इसके बाद कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी के बजाय दूसरी गाड़ी में सीएनजी डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुस्साए एसडीएम ने उन्हें थप्पड़ मारा। सीसीटीवी वीडियो में भी बच्चों के साथ एसडीएम की पत्नी गाड़ी से बाहर निकलती हुई नजर आई, लेकिन शिकायत में उन्होंने कर्मचारियों पर आंख मारने के साथ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सीसीटीवी वीडियो में कहीं भी छेड़खानी जैसी चीज नहीं दिखी। उल्टा विवाद के बाद एसडीएम ही उन्हें गालियां दे रहे थे। अब एसडीएम की पत्नी की शिकायत के बाद पहले से गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजस्थान के केकड़ी शहर में परंपरा के नाम पर खतरनाक खेल देखने को मिला, जब पटाखा युद्ध के नाम पर एक दूसरे पर जलते हुए पटाखे फेंके गए। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। किसी ने इधर से मारा पटाखा, किसी ने उधर से उड़ाया पटाखा। दिवाली के त्योहार के बाद केकड़ी शहर में चल रहे इन पटाखों ने हाहाकार मचा दिया। परंपरा के मुताबिक दिवाली के 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दिन टीम बनाकर एक दूसरे पर पटाखों से हमला किया जाता है। इस दौरान सामने वाले पर खतरनाक पटाखे फेंके जाते हैं। प्रशासन ने इस जानलेवा परंपरा पर कई साल पहले ही प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्रतिबंध का बस इतना ही असर दिखा कि इस बार मैदान या सड़क पर नहीं बल्कि गलियों में ही पटाखा युद्ध का आयोजन हुआ। देखिए कैसे एक दूसरे की जान की फिक्र किए बिना युवक पटाखा फेंकते दिखे। इस दौरान रॉकेट और अनार जैसे खतरनाक पटाखे चलाए गए। पटाखा युद्ध की वजह से बाजार बंद रहे और लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने यमुना के पानी में भव्य तरीके से छठ मनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन सच ये है कि यमुना का पानी अभी भी जहरीला बना हुआ है। जिस कालिंदी घाट पर सरकार भव्य छठ मनाने की तैयारी कर रही है, वहां का पानी ना तो नहाने के लायक है और ना ही आचमन करने के लायक। सफेद झाग के साथ बह रहा यमुना का पानी अभी भी काला और बदबूदार ही नजर आ रहा है। ये वो पानी है, ये वो पानी है पूरा मटमैले रंग का, काले रंग का, जिसके अंदर दिल्ली सरकार इस बार लोगों को छठ पूजा में स्नान करवाने वाली है। झाग हटाने के लिए सरकार नाव से केमिकल का छिड़काव करा रही है। जहां जहां केमिकल पहुंचा, झाग खत्म हुआ, जहां नहीं वहां स्थिति वैसी की वैसी ही रही। नाव नहीं चल रही है झाग हटाने के लिए, तब क्या स्थिति है देखिए जरा। ये देखिए सामने की तरफ आपको ये पूरा हर तरफ झाग ही झाग दिखाई देगा। छठ को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब तमाम सुविधाओं के साथ त्योहार भले ही भव्य तरीके से मना लिया जाए, लेकिन आचमन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर तो सवाल बरकरार हैं। यमुना नदी साफ सुथरी दिखे, इसके लिए झाग खत्म करने वाले केमिकल डाले जा रहे हैं,
लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उस केमिकल से यमुना का सिर्फ झाग हटेगा, उसके गंदे पानी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब छठ से पहले नदी में सफेद झाग को ढूंढ ढूंढ कर उसे खत्म किया जा रहा है। जो सिलिकॉन डिफोमर नाम के केमिकल की जो धारा है उसे झाग के ऊपर डाला जा रहा है। अब ये जो केमिकल है ये ना यमुना को साफ करता है, ना ही यमुना के किसी भी पैरामीटर को ये केमिकल बेहतर करता है। उल्टा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस केमिकल के छिड़काव से किडनी से लेकर त्वचा तक खराब हो सकती है। तो ये जो केमिकल है ये मतलब हमारे किडनी के लिए भी बहुत खराब है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यही केमिकल जब वो डालते थे तो बीजेपी वाले उसे जहर कहते थे। वही केमिकल जिसको ये आज से कुछ साल पहले जहर बताते थे, इन्हीं के विभाग ने उसी केमिकल का टेंडर करके दोबारा से वही केमिकल खरीदा गया है। इधर पिछली सरकार की नकल करने का आरोप झेल रहे मौजूदा जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि उनकी सरकार फिनलैंड से नदी साफ करने वाली एक मशीन मंगवा रही है, जो दिसंबर से यमुना की सफाई में लग जाएगी। देखिए, यमुना में जब जब केमिकल डाला जाता है तब तब वहां पानी की टेस्टिंग भी होती है। इस बार भी यही हुआ। सुबह 9 बजे दिल्ली जल बोर्ड की टेस्टिंग में जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक यमुना के पानी में अमोनिया जैसा जहरीला पदार्थ 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि कोई भी पानी पीने योग्य तब होता है जब उसमें अमोनिया का स्तर 1.2 मिलीग्राम से कम हो। इस हिसाब से देखा जाए तो यमुना में अमोनिया ही 2 से 6 गुना ज्यादा है। ऐसे में पानी ना पीने लायक है ना ही नहाने लायक। लेकिन अफसोस 4 दिन बाद इसी पानी में आधा डूबकर लोग छठ का त्योहार मनाने वाले हैं। बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां एक ट्रेन में बिना टिकट के सफर कर रही महिला ने टीटी ने जब उसे टोका तो वो उस पर बदतमीजी दिखाने लगी। उसने न सिर्फ टीटी को धमकाया बल्कि रेल मंत्री तक वीडियो भेजने की बात करने लगी। टीटीई से लड़ रही महिला ने खुद को लोको पायलट की पत्नी बताया और उन्हें फोन लगाने के लिए कहने लगी। हमारे हस्बैंड को फोन लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आप ही हम उनका कैंसिल कर रहे हैं तो। पति की जगह खुद रेलवे पास की एवज में सीट की मांग करने वाली महिला की बात जब टीटीई ने नहीं मानी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वीडियो बना रेल मंत्री को भेज दीजिए, हमको डर नहीं लगा है। आप परेशान नहीं है, यही सर छोड़ देंगे जो आएगा उसका। बोलने का तरीका सीख लीजिए। आप बोलने का तरीका, एक स्टाफ हो गया, स्टाफ के बच्चों को बीवी को इस तरह कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए सीट की डिमांड करने वाली महिला ने लोको पायलट पति को छुट्टी न मिलने की भी बात कही। हमारे 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, ये क्या करते हैं? छुट्टी क्यों नहीं मिला? रेलवे पास लेकर पैसेंजर की सीट पर बैठी महिला को जब टीटीई ने उठाया तभी से विवाद शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में किसान परिवार की मेहनत और लगन की मिसाल देखने को मिली। 6 महीने तक पैसे जोड़ने के बाद किसान ने दिवाली पर स्कूटी खरीदकर अपना सपना पूरा किया। खास बात ये रही कि किसान बजरंग राम बोरे में 10 और 20 के सिक्के भरकर शोरूम पहुंचे, जिसे देखकर कर्मचारी भी हैरान रह गए। गिनती शुरू की गई और इन सिक्कों की खनक कई घंटे तक स्कूटी के शोरूम में गूंजती रही, क्योंकि किसान 40,000 के सिक्के लेकर आया था। गिनती के दौरान टेबल पर सिक्कों का अंबार लग गया। पैसों की गिनती पूरी हुई और किसान को बड़े सम्मान के साथ स्कूटी की चाबी दी गई। बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कल पीएम मोदी और अमित शाह की चुनावी जनसभाएं होंगी। उससे पहले आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। औरंगाबाद में चुनावी प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर आरजेडी को घेरा। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। इसी मंच से जेपी नड्डा ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म भी बताया। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है, इससे बचकर रहना। अब कल पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। उनका चुनावी कार्यक्रम बेगूसराय में होगा। वहीं अमित शाह सिवान और बक्सर में कल एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते दिखाई देंगे। बिहार में कई नेताओं का जबरदस्त स्वागत हो रहा है तो कई नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक तस्वीर देखने को मिली दरभंगा से। आगे आगे नेताजी, पीछे पीछे नारेबाज करती जनता। वैसे तो चुनाव में प्रत्याशी के पीछे लोगों की नारेबाजी आम सी बात है, लेकिन यहाँ जो नारेबाजी हो रही है वो प्रत्याशी के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में हो रही है।
हायाघाट सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र साहू गांव में वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन पूरा गांव उन्हें खदेड़ते हुए गांव के बाहर ले आया और बीजेपी प्रत्याशी भी चुपचाप यहां से चले गए। जीतने के बाद आया। विधायक से नाराज पब्लिक के गुस्से का एक वीडियो सामने आया, जिसमें चौराहे पर विधायक रामचंद्र साहू को खड़ा करके लोग सवाल जवाब कर रहे थे और क्षेत्र में न आने पर नाराजगी जता रहे थे। चौराहे पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा चलता रहा और इसके बाद गांव वालों ने विधायक जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम। जब पुलिस टीम की सक्रियता से सुसाइड की कोशिश कर रही एक महिला की जान बच गई। अगर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो अनहोनी बस होने ही वाली थी। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। जरा सी और देर होती तो महिला की जान चली जाती। दरवाजा काफी देर से बंद था। सूचना पर पुलिस पहुंची। पहले उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई हरकत नहीं हुई तब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जा घुसी। अंदर घुसते ही महिला फंदे में लटकी दिखी। दौड़कर पुलिसकर्मी ने महिला को पकड़ा। सर मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। इसके बाद फंदे के लिए इस्तेमाल हो रहे दुपट्टे को काटा गया और पुलिसकर्मी ने महिला को नीचे उतार दिया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते महिला ने सुसाइड की खतरनाक कोशिश की थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सड़क पर गड्ढों के खिलाफ लोगों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ना कोई शोर शराबा हुआ, ना ही कोई चक्का जाम। सड़क के गड्ढों पर फूलों की माला से सजावट की गई। गड्ढों के बीच दिए और मोमबत्ती जलाई गई। यह अनूठा प्रदर्शन बेंगलुरु के मंडिया इलाके में हुआ। लोग लंबे समय से सड़क के गड्ढों से परेशान थे। आए दिन हादसे हो रहे थे। प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ये लोग सड़क पर उतरे और गांधीगिरी करके अपना विरोध दर्ज करवाया। केदारनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के जयकारों और ढोल नगाड़ों से केदारनाथ धाम गूंज उठा। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार की पूजा अर्चना की गई। हजारों भक्तों के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन के लिए पहुंचे। 6 महीने तक अब बाबा की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी, जहां के लिए भगवान शिव की डोली रवाना हुई। इस साल केदारनाथ धाम में 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो रिकॉर्ड है। और अब एक बार फिर से बात करेंगे छठ के लिए घर जाने वालों की भीड़ की। देखिए, 4 दिनों के अंदर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए लोग हर हाल में बिहार पहुंचना चाहते हैं और यही वजह है कि आज भी दिल्ली से चलने वाली बिहार की ट्रेनों में बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। नई दिल्ली से बिहार को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में आज भी पैर रखने की लड़ाई थी। नई दिल्ली से चलने के बाद इस वक्त ये जो तस्वीर है वो आपको नजर आ जाएगी कि आखिर में बिहार जाने के लिए छठ का पर्व पर पहुंचने के लिए लोग इस वक्त बेहद ज्यादा उत्सुक हैं। ट्रेन के शौचालय के सामने जहां लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते, वहां नीचे फ्लोर पर बच्चों के साथ बैठकर लोग सफर कर रहे थे। चाहे वो कंपार्टमेंट के बीच का जो हिस्सा होता हो उसमें लोगों की तादाद हो, या फिर ये शौचालय के आगे का जो हिस्सा, इस वक्त आपको तस्वीर नजर आ रही होगी हमारे कैमरे पर। एक दूसरे से सटकर खड़े इन लोगों की कोशिश यही थी कि कहीं से भी ट्रेन के अंदर बैठने की जगह मिल जाए। ये कई घंटों तक इसी तरह खड़े होकर अब सफर करेंगे। बिहार जाने वाली ट्रेनों में अब सीट की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि वो तो पहले से रिजर्व है। लड़ाई है कि किसी भी तरीके से ट्रेन में जगह मिल जाए। हालत इतनी खराब है कि लोगों को ट्रेन के दरवाजे के पास या किसी की सीट के पास खड़े होने की जगह नहीं मिली तो वो टॉयलेट के अंदर घुसकर ही यात्रा करने को मजबूर हैं। गोरखपुर में वैशाली एक्सप्रेस के टॉयलेट में एक साथ कई लोग खड़े होकर सफर कर रहे थे। आगे जनरल डिब्बे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट में सफर करें। जो जगह मिला वहाँ बैठ गए। कहाँ बाथरूम है? बाथरूम में बैठे हैं अभी। इन्होंने शायद इतनी भीड़ और अव्यवस्थाएं देख ली होंगी कि उन्हें टॉयलेट में सफर करना भी सामान्य लगने लगा। और टॉयलेट की सीट। इसी तरह लखनऊ में लोगों ने रेलवे ट्रैक पर चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग पटरियों से ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे थे।
ऐसी ही लापरवाह भीड़ पर नजर रखने के लिए रेलवे ने दिल्ली में वॉर रूम बनाया है। पर देश भर के तमाम स्टेशन की मॉनिटरिंग की जाती है। कोई परेशानी नजर आती है, कोई भीड़ नजर आती है और आपको लगता है क्राउड बहुत ज्यादा है, तो इस वॉर रूम के जरिए तुरंत उस स्टेशन पर कॉल जाएगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे पुलिस को हर स्टेशन पर अलर्ट पर रखा गया है। इनमें जिन यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिली वो बस में सफर करने लगे और इसी का फायदा उठाकर बस वालों ने यात्रियों से दोगुना किराया वसूला है। बिहार जाने वाली बसों में बाकी दिनों से ज्यादा किराया देने के बाद भी लोगों को सीट नहीं मिली। कितना पैसा दिए? 2000 रुपया दिए हैं। हाँ जी। और ऐसे ही खड़े होकर के? खड़ी होकर। सीट भी नहीं मिलेगी आपको? कहाँ सीट मिलेगी? आम दिनों में जिस बस का किराया 1000 रुपए रहता था, उसमें छठ के मौके पर 2500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। ये 1200 से 1500 के बीच चलता है। 1000 रुपए करीब है। एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। हाँ, डबल दिया जा रहा है। इनमें से कई लोगों को तो एजेंट्स ने झूठ बोलकर बैठा दिया। इन 3 महिलाओं ने इस बस के मालिक को 4500 रुपए का भुगतान किया और इनसे वादा किया गया कि इनको जो है प्रॉपर सीट दी जाएगी। लेकिन इनके नसीब में बस का फ्लोर ही आया। कुछ प्राइवेट बसों ने तो यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बस वालों ने यात्रियों को छत पर बैठाकर गाड़ी दौड़ाई। गोवर्धन पूजा के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में बैलों का दंगल हुआ और इस दंगल को देखने के लिए भी सैकड़ों लोगों की भीड़ आसपास के गांव से इकट्ठा हुई। उन सबके सामने बैलों ने दम भरा। गुलाल उड़ाते हुए आए बैल ने दूसरे बैल के सिर पर जोर से टक्कर मारी। गुस्से से तिलमिलाए बैल ने दूसरे बैल को अचानक दौड़ा भी दिया। लड़ते लड़ते दोनों बैल मैदान में बने गड्ढे तक भी पहुंचे। धार जिले के नालछा में होने वाली इस लड़ाई को पांडा दंगल कहते हैं, जिसमें बैलों को लड़ता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ उन्हें घेरे रहती है। इस लड़ाई में जीतने वाले बैल को सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह में पैर धुलाई कांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब ओबीसी समाज के कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से न केवल ब्राह्मणों के पैर धोए बल्कि सामूहिक भोज का आयोजन भी कराया। कार्यक्रम में शहर भर के ब्राह्मणों को बुलाया गया। 2 ब्राह्मणों को बाकायदा कुर्सी पर बैठाया गया, फिर उनके पैर अच्छी तरह से धुलवाए गए और फिर उनके साथ फोटो खिंचवाई गई। रैकवार समाज के लोगों का कहना था कि ये सनातन परंपरा है, जबकि कुछ लोग ओबीसी वर्ग का सहारा लेकर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विप्र हमेशा पूजनीय रहा है। किसी घर में कोई शुभ कार्य होता है तो उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए विप्रों का आगमन होता है और जब विप्रों के चरण हमारे घर में पधारते हैं तो खुशियां आती हैं और उनके चरणों को हम धोते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सजा के तौर पर ओबीसी वर्ग के एक युवक से ब्राह्मण के पैर धुलवाए गए थे, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई तक की गई थी। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में बड़ा हादसा हो गया, जहां जेएमएस बिजनेस पार्क की इमारत में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग इतनी भयंकर थी कि कुछ मिनटों में ही इसने ऊपर की 4 मंजिल अपनी चपेट में ले ली। मुंबई के जोगेश्वरी की इस इमारत में जब आग लगी तब अंदर करीब 25 लोग मौजूद थे। भयानक आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कांच तोड़कर धुआं बाहर निकाला और बीएमसी के लैडर से लोगों का रेस्क्यू करना शुरू किया। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद फायर फाइटर्स ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जमालपुर कला गांव में 8 हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। क्योंकि गांव में घुसते ही इन हाथियों ने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गांव में हाथियों के झुंड के घुसने से हड़कंप मच गया। लोग वहां से भागने लगे। कुछ हाथी तो खेतों में घुस गए और वहां लगी फसलों को तहस नहस कर दिया। हालांकि लोगों ने शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी काफी देर तक गांव में रहे और फसलों को बर्बाद करते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब हाथियों ने गांव में उत्पात मचाया हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों ने इसके लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया। इधर राजस्थान के जोधपुर में शराब माफिया की काली करतूत सामने आई। शराब माफिया के गुंडों ने पंचायत समिति के सदस्य पर जानलेवा हमला कर दिया।
5 बदमाश पंचायत समिति के सदस्य के पीछे भागे। एक बदमाश ने उन्हें सड़क पर गिराया और फिर लाठियों की बरसात शुरू कर दी। रास्ते पर चीख पुकार मच गई। दूसरी तरफ लोहे की रॉड से बदमाशों ने पंचायत समिति के सदस्य की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। तस्वीरें जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी इलाके की। दरअसल शराब माफिया ने पंचायत क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ठेका शुरू कर दिया था, जिसका विरोध करने पर जिला पंचायत सदस्य पर हमला किया गया। गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग का मामला सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और लोग देखते रह गए। ये प्रॉपर्टी डीलर के साथ बदमाश का विवाद का नतीजा है। कहा सुनी के बाद बदमाश ने प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी पर फायर कर दिया। बेखौफ बदमाश टहलते हुए गली में फायरिंग कर रहा था। इस दौरान आसपास लोग भी गुजर रहे थे। वो तो गनीमत रही कि फायरिंग में प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी बाल बाल बच गए। पीड़ित पर सितंबर में भी बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन जैसे ही आरोपी जेल से बाहर आए, उन्होंने दोबारा प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सरपंच पति की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। सरपंच पति ने बीच सड़क पर दलित बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी बुजुर्ग महिला पर दनादन चांटे बरसाता दिखा। बुजुर्ग महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सरपंच पति से पीएम आवास कब तक स्वीकृत होने के बारे में सवाल पूछ लिया। इससे वो इतना नाराज हुआ कि उस महिला की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि सरपंच पति ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसे गालियां भी दी। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क पर साइकिल चला रहे 2 बच्चों की जिंदगी बाल बाल बच गई। दोनों बच्चे सड़क पार कर रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। हालांकि दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। हादसे का CCTV भी सामने आया। इसमें साफ दिख रहा है कि दोनों बच्चे बिना देखे ही साइकिल से सड़क पार कर रहे हैं। तभी एक बोलेरो ने साइकिल के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। टक्कर होते ही साइकिल की पिछली सीट पर बैठा 10 साल का बच्चा उछलकर काफी दूर जाकर गिरा, जबकि साइकिल चला रही उसकी बहन भी जमीन पर गिर गई। बोलेरो के ड्राइवर ने टक्कर होते ही कार रोक दी। उसने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए दोनों बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। हादसे में दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बाद में लोगों ने बच्चों को उनके घर पहुंचाया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गांव के अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि उस पे एक साथ 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। दोनों पक्षों के लोगों ने मिलकर 1 घंटे तक फायरिंग की थी। गांव में इतनी ज्यादा गोलियां चलने की खबर लगते ही पुलिस ने भी कार्रवाई की। चुनाव की दुश्मनी में गोली चलाने वाले 25 लोगों को एक साथ पकड़कर पुलिस थाने ले गई। खबर है कि उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रात पहले तक कानून व्यवस्था को अपनी बंदूक की नोक पर रखने वाले लोगों को पुलिस ने अगले ही दिन सबक सिखाया। आरोपियों के पास से उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। विवाद के बाद गांव में किस तरीके से फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने अगली ही सुबह एक्शन लिया और 25 लोगों को इसमें पकड़ा है। बिहार की बाढ़ विधानसभा सीट के आरजेडी प्रत्याशी कर्णवीर सिंह उर्फ लालू मुखिया अपने ही क्षेत्र में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग काफिले पर दनादन पत्थर फेंकते दिखाई दिए। ये मामला बेड़ना गांव का है, जहां लल्लू मुखिया चुनावी प्रचार के तहत जनता से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। घटना के बाद लल्लू मुखिया ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। अगर कोई हमको कांटा बिछाएगा
तो हम लोग धूल बिछाने का काम करेंगे। छानबीन के दौरान पता चला कि एनटीपीसी में काम कर रहे कुछ मजदूरों का पैसा रोक लिया गया, जहां के ठेकेदार लल्लू मुखिया हैं। इसी बात से नाराज मजदूरों ने पथराव किया। बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी अलीनगर में आयोजित एनडीए की एक जनसभा में उस वक्त बवाल मच गया जब यूपी के एक विधायक ने मिथिला की शान पाग को नीचे फेंक दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सम्मेलन के दौरान इसी पाग से कार्यक्रम में आए बीजेपी नेताओं का स्वागत किया गया था। इसी दौरान बीजेपी की बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कुछ ऐसा कहा कि मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी फैल गई। मिथिला का सम्मान है नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। दरअसल पाग मिथिला की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान का हिस्सा रहा है। कुछ दिन पहले जब मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था तो यही पाग पहना था। पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम ने कहा कि युवाओं के संकल्प पूरे करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के लोग जंगल राज को कभी नहीं भूलेंगे। ये बिहार की समृद्धि का नया अध्याय लिखने का चुनाव स्थिरता एनडीए सरकार की ताकत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया है। चीन के हार्बिन शहर में सैलानियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं क्योंकि स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल शुरू हो चुका है। हजारों लोग इस त्योहार में जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ से बने किले, बर्फ से बने झूले, बर्फ से बना है पूरा पार्क। 10 लाख वर्ग मीटर में फैला ये पार्क चीन के हार्बिन में बसा है, जहां स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। रात में बर्फ की ये इमारतें और खूबसूरत नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में सैलानी इस नजारे का मजा ले रहे हैं। चीन में हर साल स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है जो अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से अनोखी तस्वीर सामने आई है। पुरानी परंपरा के मुताबिक भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके में गधों की पूजा की गई। पूरे गाजे बाजे के साथ गधों को माला पहनाई गई, सिर पर गुब्बारे और झालर सजाए गए और फिर गधों की पूजा की गई। इस अनोखी पूजा में हजारों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके की हैं। यहाँ दिवाली के दूसरे दिन कुम्हारों की मदद करने वाले गधों की पूजा का रिवाज है। हर साल इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के गयाजी में मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर एक 6 महीने का बच्चा चोरी हो गया। इस वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। ये उसी घटना का डरावना सीसीटीवी है जब महिला बच्चे को गोदी में लेकर फरार हो गई। गयाजी के मेडिकल कॉलेज के इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए कैसे महिला मासूम बच्चे को अस्पताल में घुमाती दिखी और अचानक बाहर निकलकर चली गई। बच्चे के परिजनों के मुताबिक मां ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने गई। इस दौरान आरोपी महिला बच्चे से घुल मिल गई और कुछ खिलाने की बात कहकर पिता के पास से उठा ले गई और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दिल्ली में सिग्मा गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जिले के इन 4 कुख्यात अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। देर रात करीब 2 बजे रोहिणी के पंसाली चौक पर पुलिस ने इन्हें ढेर कर दिया। इस वक्त हम दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो जगह है जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि ये जो एनकाउंटर था वो बिहार पुलिस ने और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में किया है। ये चारों मिलकर सिग्मा एंड कंपनी नाम का आपराधिक संगठन चलाते थे, जिसका मुख्य शूटर रंजन पाठक था। इसके अलावा अमन, विमलेश और मनीष अलग अलग इलाकों में हत्या और रंगदारी जैसी वारदातों में शामिल थे। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये चारों एक चुनाव से ठीक पहले कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने की चाहत में बाइक से खतरनाक स्टंट करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। हरिद्वार पुलिस ने एक्शन लिया और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
थाने में तीनों युवक पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। हरिद्वार की सड़कों पर खतरनाक तरीके से बाइक पर स्टंट। एक पहिए पर बाइक उठाकर सड़क पर चलाई जा रही थी। एक युवक स्टंट कर रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। एक पहिए पर तेज स्पीड बाइक चलाने का जोखिम, इस दौरान कभी भी हादसा हो सकता था। बाइक से स्टंट के समय आसपास गुजर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं। लोग इसे देखकर खुद किनारे हो जाते। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तीनों की कुंडली खंगालते हुए इन्हें थाने में दबोच लाई। अब स्टंट की करनी पर माफी मांग रहे हैं। हम बाइक से स्टंट कर रहे थे रोड पर और हम इनकी वीडियो बना रहे थे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालते हैं और ये करना बहुत गलत है और आगे से ऐसा कभी फ्यूचर में नहीं होगा। माफी मांगते हैं। वीडियो हर स्टंटबाज के लिए संदेश है। ऐसा करने पर पुलिस तसल्ली बख्श इलाज को तैयार है। आज टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरे वनडे में भारत को हरा दिया। विराट कोहली फेल रहे और इसीलिए ही इंडिया का खेल बिगड़ गया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। भारत को दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 264 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद पहले लक्ष्य अपना हासिल कर लिया। विराट कोहली एक बार फिर से 0 पर आउट हो गए। पहली बार विराट लगातार 2 वनडे में 0 पर आउट हुए हैं। आउट होने के बाद विराट ने फैंस का शुक्रिया किया, जिसके बाद विराट कोहली के संन्यास की अटकलें भी तेज हो गई हैं। रोहित शर्मा ने 73 रन बनाए लेकिन टीम हार गई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गौ रक्षक पर हुए जानलेवा हमले से सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि हमला करवाने वालों में से एक AIMIM का नेता है, जिसे पुलिस बचा रही है। और इसी के विरोध में आज बीजेपी नेताओं ने डीजीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव के तहत न केवल उन पर लाठियां भांजी, बल्कि AIMIM के स्थानीय नेता को भी बचाया, जो खुद वारदात में शामिल था। इधर गौ रक्षक सोनू अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने गोली तो निकाल ली है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। पुलिस ने भी 12 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त SIR से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार के बाद अब देश के 5 चुनावी राज्यों में SIR कराने की तैयारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में SIR को लेकर मंथन। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में आग तेजी से फैली और एक के बाद एक 9 घरों और एक गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया। जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन संकरी गलियां होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।